बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक लैंडमार्क मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के क्या असरात निकलेंगे खित्ते पर, आलमी दुनिया पर, वेस्ट इसको कैसे देख रहा है? आज बहुत सारे अखबारों में इस हवाले से क्या हेडलाइंस आई। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पाकिस्तान और सऊदी अरब पे हैं। पाकिस्तान का ये मुआहदा एक डेटरेंस क्रिएट करेगा और इस डेटरेंस की वजह से पाकिस्तान को आलमी दुनिया पर एक, आप ये कह सकते हैं, एज हासिल हो चुका है। इंडिया इस मुआहदे को कैसे देख रहा है? इंडिया में क्यों सफ़े मातम बिछा है? इस पर भी बात करेंगे। ये मुआहदा कितना तवीलुल मुद्दती है, इसके अभी तक हमारे सामने पेचो खम नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये मुआशी लिहाज से भी, दिफाई लिहाज से भी एक लैंडमार्क मुआहदा है और इस मुआहदे से पाकिस्तान की जो परवाज़ है ये ऊंची होगी। एक उड़ान जो है वो पाकिस्तान फ़िज़ाई जानिब लेगा, क्योंकि अब राइट नाउ पूरी दुनिया हमें किस लेंस से देख रही है? पूरी दुनिया हमें एक स्ट्रेटेजिक कुव्वत के तौर पर देख रही है, जो हमारी भारत के साथ रीसेंट एपिसोड हुई उसके बाद खसूसन, और फिर सऊदी अरब को भी जो ख़तरात लाहिक हैं इसराइल से कतर पर हमले के बाद, उसको देखते हुए ये बज़ाहिर लग रहा है कि डिफेंस पैक्ट हुआ है। इस पर बात करेंगे। साथ ही दूसरी स्टोरी, 5 हाई कोर्ट के जजेस ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। इस इवेंट के हवाले से बात करेंगे। हाई कोर्ट में जो हलचल जारी है, हाई कोर्ट में आपको पता है मुसलसल जस्टिस डोगर की कोर्ट का बायकॉट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या वजूहत है? इमरान खान साहब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर भी लिख चुके हैं जिसमें वो चीफ जस्टिस से रिलीफ मांग रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस देंगे या नहीं, इसको भी शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुमा बकाई साहिबा ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। हमारे साथ मौजूद है जनरल समरेज सालिक साहब, दिफाई तजियाकार हैं। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुमा बकाई साहिबा, क्या है इस मुआहदे को जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ है? लैंडमार्क मुआहदा कहा जा रहा है। एक मुल्क पर हमला होगा तो दोनों मुल्कों पे ये तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले नेटो के दरमियान ऐसे मुआहदे हुए, ममालिक के दरमियान। साउथ कोरिया और इसके साथ जो रशिया का मुआहदा है वो भी हमें इस नोयत का नज़र आता है। तो आप कैसे देख रही हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है इसको? मेरे ख्याल है कि जी स्ट्रैटेजिक मुआहदा है। पाकिस्तान के सफारती कद में बहुत इजाफा हुआ है और आप देखेंगे कि अभी और गल्फ ममालिक भी शायद इस मुआहदे का हिस्सा बने। तो इन सम वेज ये पहली कड़ी है। लोग इसको नेटो का अक्स कह रहे हैं क्योंकि इसमें लफ्ज़ म्यूचुअल का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की अस्करी एक्सपर्टीज़ है उसका समझिए लोहा जो है हमने मनवा लिया है। और पाकिस्तान जो था वो सऊदी अरब के साथ पहले भी दिफाई मुआवनत करता था, लेकिन समझिए कि ये एक मैसिव अपग्रेड है और पाकिस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी देखा जा रहा है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बिलखुसूस जो वेस्टर्न जरीदे हैं, वो बार बार इसकी न्यूक्लियर डायमेंशन की तरफ इशारा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन अभी जो जंग हुई थी इंडिया से, जिसमें हम तो ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं हमने 7 जहाज गिराए हैं और शायद उससे भी ज्यादा, पहले वो 6 कहते थे, उसमें पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पावर नहीं यूज की। पाकिस्तान ने अपनी एक्सपर्टीज का मुजाहरा किया और इस एक्सपर्टीज को सीख कर रहा है इस वक्त, क्योंकि आर्सेनल तो उनके पास भी बहुत है, दोहा के पास भी बहुत है। पाकिस्तान का दिफाई बजट तो दोहा और सऊदी अरब के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बट द एक्सपर्टीज वो मेरे ख्याल की जाएगी, ट्रेनिंग की जाएगी। और क्योंकि ये म्यूचुअल है लिहाजा पाकिस्तान का दफा भी बहुत मजबूत हो गया। और इंडिया और वेस्टर्न कैपिटल जरूर न्यूक्लियर डायमेंशन को उठाए क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर तो खटकता है। हुमा साहिबा, व्हाट डू यू थिंक कि अमेरिका का इस पे पर्टिकुलरली रिस्पांस? बिकॉज हमें पता है कि अगर सऊदी अरब को कोई फोर्सेस फराम करता था, कोई डिफेंस उसके बेड़ा उठाया हुआ था सऊदी अरब के डिफेंस का, तो वो अमेरिका था। नाउ समहाउ पार्शली इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को कोई एतराज़ात, या फिर आपको पता है कि वेस्ट प्रोपोगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा, तो क्या हमें फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है। सिक्योरिटी पैराडाइम को एक्सपैंड किया गया है
क्योंकि इस वक्त एक रिलेशनशिप में अमेरिका है इजराइल के साथ, जहां वो तकरीबन एक अग्रेसर के आगे होस्टेज है। और क्योंकि अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी उन्होंने सिर्फ अमेरिका के हाथ में की थी, उनको बेसिस प्रोवाइड किए हुए थे, अब वो चाहते हैं कि इसको वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें। आप देखिए कि पिछले दिनों में उन्होंने ईरान से भी अपने ताल्लुकात सऊदी अरब ने बेहतर किए हैं, और बिल्कुल इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी में भी हैं इजराइल के साथ, ताकि जंगबंदी की तरफ जाया जाए। अमेरिका तो तवातुर के साथ अग्रेसर के साथ है। आज भी उन्होंने 6ठी बार वीटो किया है सीज फायर गजा में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को गजा में। तो वो तो पता है कि इजराइल की पुष्ट बनाने से पीछे नहीं हट सकते। तो जाहिर है कि सऊदी अरब में, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में, गल्फ स्टेट्स में ये अब सोच उभर रही है कि हम किस तौर अपने आप को बफर करें इसके, बिलखुसूस इसलिए कि इजराइल अनरिस्ट्रिक्टेबल है। वो ऐसे नक्शे जारी कर रहा है अब जो बहुत पहले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो नक्शों को तब्दील करना। जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का नक्शा है उसमें तो ग्रेटर इजराइल सऊदी अरब तक है। तो जो एंजाइटी है अरब वर्ल्ड में वो रियल है। पाकिस्तान के साथ जो कन्वर्जेंस है वो डेटरेंस है। और मैं आपसे गुजारिश करूं बहुत मुअद्दबाना, ना पाकिस्तान इजराइल के साथ जंग चाहता है, ना सऊदी अरब इजराइल के साथ चाहता है। दिस इज डेटरेंस। इंडिया इसको उछाल रहा है कि इंडिया अरब वर्ल्ड के सामने बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इंडिया का हिस्सा इंटेलिजेंस गैदरिंग में इजराइल के साथ, सऊदी अरब में भी और दीगर गल्फ स्टेट्स में, और इस बात का उन्हें पता चला है। वो इसके हवाले से खामोश, लेकिन ये अब उनकी सोच इंडिया के हवाले से तब्दीली जरूर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंडिया के हवाले से आप कर रही हैं। जनरल समरेज से जानना चाहूंगा। जनरल साहब, इंडिया से मुतादिद स्टेटमेंट आती रही, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिज्यूम करना है हमने, अभी तो वो टेम्परेरी तौर पे हमने उसको बंद किया है। तो डू यू थिंक कि बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग है पाकिस्तान का ये डिफेंस पैक्ट जो है सऊदीया के साथ, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क पे दोनों में से हमला होता है तो दोनों ममालिक इसका जवाब देंगे, प्लस सऊदी अरब से हम क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और एक मुआशी कुव्वत ज़रूर है वो। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया, टू डिटर इंडिया फ्रॉम अनदर फेज ऑफ ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, वो तो काफ़ी इफेक्टिव रही है। और मेरे नज़दीक इस एग्रीमेंट के बाद वो डेटरेंस मल्टीप्लाई हो गई है, वो फर्दर ऑगमेंट हो गई है। अब इंडिया जो है वो शायद बहुत इससे भी ज़्यादा सोचेगा कि वो इस तरह की कोई मार का आजमाई करे या ना करे। रीज़न बीइंग के दोनों इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, और मिडिल ईस्ट में जो है वो सऊदी अरबिया सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट कंट्री है, और उसके ऊपर इंडिया की काफ़ी रिलायंस है। मिडिल ईस्ट में इंडियन मैन पावर भी है, मिडिल ईस्ट से इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे नज़दीक जो डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया कि वो इस तरह का कोई एक्शन ना करे, वो और ज़्यादा ऑगमेंट और मल्टीप्लाई हो गई है। सेकंड जो आपने क्वेश्चन किया है कि वो पाकिस्तान की जो पावर है वो रिजाइड करती है या स्ट्रेंथ रिजाइड करती है दफाई कुव्वत में, जिसके ऊपर अभी सऊदी अरेबिया रिलाय कर रहा है कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वेरे सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रेंथ है वो रिजाइड करती है इकोनॉमिक पावर में और ऑयल में। तो मेरे नज़दीक अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो एक तो इंडिया को कुछ कीमत पे करनी पड़ेगी एज फार एज सप्लाईज ऑफ ऑयल आर कंसर्न्ड, और सेकंड ये है कि पाकिस्तान को फैसिलिटेशन हो सकती है इन इकोनॉमिक डोमेन एज वेल एज सप्लाई ऑफ ऑयल, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सऊदीया से हमें कोई वेपन्स मिलेंगे या कोई मैन पावर मिलेगी, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ है उस डोमेन में वो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, हुमा बकई साहबा, खित्ते में मजमूई तौर पर इस तमाम डेवलपमेंट का क्या असर पड़ेगा? दूसरा पर्टिकुलरली बात की जाए, दो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं। एक तो यमन वॉर, सऊदी अरब के यमन से जो क्लैशेस हैं वो रहते हैं, और इससे कबल जब यमन में जो सऊदीया में सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने का मामला था वो पार्लियामेंट में आपको पता था आया था,
और यमन के हवाले से पार्लियामेंट ने उसको वेटो कर दिया था, फिर वो नहीं गई। तो आप क्या समझती हैं कि अब इस डिफेंस पैक्ट के बाद नई सूरत हाल क्या उभरेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग इसके नेसेयर्स हैं ना, या जो लोग इस पैक्ट के खिलाफ हैं, बिलखुसूस इंडिया से ये आवाजें बहुत उठ रही हैं कि सऊदी अरब जो है इस पैक्ट को इस्तेमाल करेगा हुटीज के खिलाफ और यमनियों के खिलाफ। अभी ये देखना है, क्योंकि हमने अटैक होगा सऊदी अरब पे। खासे अरसे से सऊदी अरब और यमन के बीच में वॉर पॉज है, क्योंकि सारे जो फोकस है वो मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट पे है। हुटीज भी जो अटैक कर रहे हैं वो इजरायली शिप्स वगैरह पे करते हैं। तो वील हैव टू सी कि ये किस तौर डेवलप हो रहा है। लेकिन हम अब एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस में हैं सऊदी अरब के साथ, और वहां पर भी हमने पहले डायरेक्टली हेल्प नहीं किया कि इनडायरेक्टली हम सपोर्ट किया है। और मैं इस सारे मामले में अगर मतलब सऊदी अरब और इंडिया की रिलेशन की बात करें, क्योंकि जैसे जनरल साहब कह रहे थे पड़ेगा, जी, इंडिया इस मामले में बहुत प्रैग्मेटिक है। जब वो एक्टिव वॉर में भी था ना चाइना के साथ लद्दाख में, उस साल भी उनके ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़े थे। तो अपने इकोनॉमिक पिच पे इंडिया उसी तरह खेलेगा और सऊदी अरब भी उसी तरह इंडिया के साथ अपना इकोनॉमिक पिच बरकरार रखेगा। सिर्फ अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है और इंडिया अग्रेशन करता है, तो फिर इट विल बिकम मैंडेटरी अपॉन सऊदी अरेबिया टू हेल्प पाकिस्तान। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 11 मई की हजीमत के बाद इंडिया डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाएगा। वो वही करेगा जो इस वक्त इन द कॉन्सिक्वेंस हमने एक डेटरेंस बड़ी जबरदस्त क्रिएट कर दी गई है कि मतलब इंडिया के सऊदीया के साथ बड़े जबरदस्त रिलेशन है, वहां पे जो है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी इन्हांस होती है और इन्हांस होती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी जो है सऊदी अरब को जाहिर बात है कि इस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में पाकिस्तान का साथ देना होगा, और जाहिर बात है कि वो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे मुतासर होगी। समरेश साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम मामले में जो हम अभी रिसेंटली न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे बग्राम एयरबेस जो है वो वापस मांग रहा है, वो चाह रहा है कि दोबारा से बूट्स ऑन ग्राउंड आए अमेरिका, और फिर हम ये भी देखते हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट आती है कि इस एयरबेस के हवाले से, जो कि पाकिस्तान से भी एयर बेसेस मांगी गई थी। पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे, उस टाइम इमरान खान साहब का दौर था, इनकार कर दिया। फिर यहाँ से जो अमेरिका के जी अमेरिका के कदम यहाँ से चले गए थे, अब दोबारा जो वापस आना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो 2 बड़े कॉरिडोर्स हैं, एक पाकिस्तान के थ्रू गुजरता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा कजाकिस्तान के थ्रू गुजरता है विच इज न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। इन दोनों के मिडल में, इन दोनों के सेंटर में अफगानिस्तान की लोकेशन है। तो जब यूएस वहां से निकला है तो उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी एडवांटेज जो है वो लूज कर दी है। दूसरा ये कि अफगानिस्तान को कहा जाता है KSAF लिथियम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक बातचीत हुई कि यूएस ने वो सरेंडर कर दिया सारा लिथियम फॉर चाइना। नाउ हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंस तो अफगानिस्तान की है, और अगर यूएस वहां पे एक फुट होल्ड सिक्योर करे तो बहुत बड़ी उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगी। लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो फोर्सेस जिन्होंने अमेरिकन को बीट किया है, उन्हें डिफीट दी है अफगानिस्तान में, वो कभी भी दोबारा से नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो दोबारा से कोई फुट होल्ड गेन करे। इसको मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश तो देख सकता हूँ, जैसे वो ये भी कह चुके हैं कि मैं कनाडा को लूंगा और मैं ग्रीनलैंड को लूंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा, पर्टिकुलरली जब हम इसके ऊपर चाइना के रिस्पॉन्सेज लगाएंगे। जी, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं साहब, क्योंकि ट्रंप ने इसकी ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें भी हमारी जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि वो हमें वापस मिल जाए। जिस वक्त ये बेस बनाया जा रहा था, उस वक्त ये इतना बड़ा और इतना समझिए इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया गया था कि जिस वक्त ये बन रहा था, सब लोग कहते थे कि अमेरिका इसको कभी छोड़ के जाने का इरादा ही नहीं है, उसका अफगानिस्तान से निकलने का इरादा ही नहीं है, जो इतना बड़ा बेस बनाया है। लेकिन बहरहाल जो हिस्ट्री ने टर्न लिया वो आपने देखा, क्या तालिबान
उनको दोबारा अंदर आने देंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना उसको अपोज करेगा, रशिया उसको अपोज करेगा, ईरान उसको अपोज करेगा, सबका बैकयार्ड है अफगानिस्तान। खित्ते में अमेरिका की वापसी इतनी आसान नहीं है। हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। जनरल साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। 5 जजेस जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, खुद साइलीन बन के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या कहानी आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे अदालती महाज फिर से सरगर्म है, खसूसन हाई कोर्ट की बात की जाए। आज हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई। वो दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने जो फैसला जारी किया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया, उसके खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। बड़ा पावरफुल इमेज शो हुआ जब 5 जजेस, जिनको आज़ाद जजेस कहा जाता है, अपनी राय रखने वाले जजेस कहा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साइलीन की तरह गए। वहाँ पे पेटिशन खुद जमा कराई, सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा विजिटर्स कार्ड लिए, और उसके बाद ये जो इमेज हैं सुबह से मीडिया पर चल रहे हैं। आज इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने अपनी गुजारिशात अर्ज़ की हैं कि उनको किस तरह से रखा गया है 9/11 के सेल में। 772 दिन हो गए उनको जेल में, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। क्या चीफ जस्टिस इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई नोटिस होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू रियासत साहब, आज कैसा लगा आपको जब 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और हाई कोर्ट के जजेस उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर, ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं कहता हूँ जुडिशल हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि 5 जजेस साहबान बतौर साइलीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपने जैसे इंट्रो में बता दिया, वो गए। और मेरी इतलात के मुताबिक जैसे मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने वहाँ पे किसी ने इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम 5 इंडिविजुअल पटिशन्स 5 कर, यानी एक पटिशन नहीं है, तमाम जजेस ने उसको ऑर्डर को असेल किया। मुझे ऐसे वहाँ पे जो उनकी वो उन्होंने बोला है ना, उससे लगता है ऐसे कि 5 पटिशन इंडिविजुअली वहाँ पे फाइल हुई। होना क्या है, अब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वैसे अगर आइन और कानून की अगर हम बात करें तो अपरेंटली एक सादा लो इंसान जो एक आम फहम रखता है उसको भी पता है कि ये जो कुछ हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, इसमें कोई सस्टेन करने की कोई गुंजाइश उसके अंदर नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहली जो हेयरिंग होगी, अगर ये फिक्स हो जाता है तो उसके अंदर ये सस्पेंड हो जाएगा ये ऑर्डर, चूँकि उसकी जो वो फुटिंग और लेजिटिमेसी है और उसके पीछे जो एक फोर्स होती है आइन और कानून की, वो उसके अंदर नहीं है। तो वो लगता ही है अपरेंटली कि ये एक वेंडेटा की बुनियाद पे ये किया गया है कि चूँकि पहले हफ्ता 10 दिन पहले वो जब रूल्स की फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसके अंदर भी आई थिंक सो कि बड़ी हीट ऑफ मोमेंट में बहुत सारी गुफ्तगू और चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद इस केस को दोबारा फिक्स करना, मुझे उसका रिजल्ट लगता है कि देखिए ऑब्जेक्शन केस में पहले तो ऑब्जेक्शन डिसाइड करना था, उसको नंबर, अगर ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाता है कि ये रिट मेंटेनेबल है। देखिए 199 क्या कहता है इनका कि अगर अल्टरनेट रेमेडी हो तो आप रिट में नहीं जा सकते। फिर जजेस के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ रिट लाई नहीं करती, वो ऑब्जेक्शन एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल के बंदे ने इंस्टीट्यूशन ब्रांच के लगाया है, और वहां पे पहले एक सिंगल बेंच ने सुना, फिर उस दिन डीबी ने सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स जो है उसके तहत रिट जो है वो सिंगल बेंच सुनता है, केपी में 2 जजेस सुनते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक ही दिन में वो सारा कुछ करके और फिर उस रिट का आपने जो ऑब्जेक्शन केस है उसको उसी दिन कोर्ट में डिसाइड कर दिया, वो आए नहीं थे तब भी डिसाइड कर दिया, लेकिन तो इस पे बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। हाँ, मैं हाफिज साहब से जानना चाहूंगा, हाफिज साहब, जहां पे जिस मुल्क में खुद जजेस को साइलीन बनकर जाना पड़े, इंडिविजुअली जाना पड़े, क्या समझते हैं, क्या एक इमेज किया है आवाम के सामने? जाहिर बात है कि ये अभी से तो हो नहीं रहा, अदालतों का बायकॉट भी जारी है, जस्टिस डोगर पे सवालात भी उठ रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में जो चीज़ें हो रही हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं आप?
बिस्मिल्लाह कमर, एक तो ये है कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर के अंदर ये प्रेसिडेंट नहीं है कि किसी भी जज को उसके जुडिशल वर्क से रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एग्जाम्पल्स हैं। और यही वो वजह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल पॉलिटिक्स जो है जजेस की क्लाइमेक्स पे जाती है, तो इस तरह की चीज़ें आपको रिफ्लेक्शंस की नज़र आती हैं। 97 के अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह, उन्हें एज ए चीफ जस्टिस काम करने से रोका गया। कोयटा बेंच ने एक ऑर्डर किया और अल्टीमेटली बगैर किसी सेक्शन 2 आर्टिकल 209 को इन्वोक किए हुए चीफ जस्टिस सज्जाद शाह घर चले गए। उसके बाद 2021-22 के अंदर जो है, जब पाकिस्तान की जुडिशल पॉलिटिक्स जो है अपनी अरूज पे पहुंची, तो चीफ जस्टिस फॉर्मर थे या उस वक्त के जज काजी फाइज ईसा थे, उनके मुतालिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर किया कि इस तरह के केसेस या इन केसेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी से है या उनके जो लीडर से हैं, उनसे वो नहीं सुनेंगे। और ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड था। तीसरा ये है कि ये भी अनप्रेसिडेंटेड था कि जिस तरह पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो लेटर्स डाल रहे हैं या अपने चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। चौथा उस चीज के अंदर ये है जो आज आपके सामने चीजें आई हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर एक जज के खिलाफ ऑर्डर आया है जो बिल्कुल नामुनासिब है, कानून के मुताबिक नहीं है, उसका फोरम एसजेसी था, एसजेसी को टेक ऑन करना चाहिए था। तो दूसरे ब्रदर जजेस को इस तरह पार्टी बन के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। ये उनके मनसब के मुताबिक। बट दिस इज नॉट द सिंगल इंसिडेंट सर। जब से 6 जजेस का खत आया है, देयर इज सीरीज ऑफ इवेंट्स जो जिनसे ये जजेस मुतासर हुए हैं। नंबर एक तो आप सुनने नहीं ना देते, एक तो आप सुनने नहीं देते, फिर उसके बाद आपका जो भी है मैं जवाब दूंगा। दूसरा जो है कि अगर ये आज इतना ही इंपॉर्टेंट मामला था, एक जजेस की क्रेडेंशियल का, क्रेडिबिलिटी का था, तो इन 5 जजेस को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी जाना चाहिए था कि जी अल्टीमेट फोरम इन चीजों को रिजॉल्व करने का एसजेसी है जो इस माय लर्नड ब्रदर ये जज के मुतालिक है, इसका भी फौरन इजलास बुलाएं और इसका फैसला करें। सिर्फ ये फैसला न करें कि जिसको काम करने से जो रोका गया है वो गलत है, इस काम को बुनियाद किया जाए कि जो चीज पेंडिंग चल रही है उसका फैसला किया जाए। और मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी उसमें भी यही कहा था कि जो भी SC के अंदर मैटर है उन्हें 6 माह के अंदर आप रिजॉल्व करें और उनकी पब्लिक हियरिंग करें। उसके बाद ये है कि आप आइसोलेशन के अंदर चीजों को देख रहे हैं, जिस एनवायरमेंट के अंदर जो है हमारी जुडिशरी जा रही है और इस तरह ओपनली जजेस एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स डाल रहे हैं, ये खूफ के खिलाफ ऑब्जर्वेशन ये एनवायरनमेंट की बात करेंगे। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट। एनवायरनमेंट मुल्क के लिए कितना डेंजरस है, इस एनवायरनमेंट से क्या कुछ हो सकता है? इस एनवायरनमेंट माजी में जब था तो हमने तहरीकें भी देखी हैं, क्या कोई तहरीक भी उठ सकती है? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले इमरान खान साहब के लेटर पे बात कर लेते हैं। आज़ाद साहब, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा लेटर लिखा गया है, कोई उसमें आपको नज़र आएगा कि उनको किसी किस्म की सहूलियात जो कि जेल मैनेजमेंट के तहत होती हैं वो दी जाएं, कोई असर रसूख चीफ जस्टिस इस्तेमाल करें, या फिर ये अननोटिस ही जाएगा मामला? मेरी ज़ाती राय में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसीड तो आइन और कानून के तहत ही करना है। या तो ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो 184(3) के तहत वो कमेटी है वो सो मोटो ले सकती, इंडिविजुअली तो चीफ जस्टिस के पास कोई अख्तियार ही नहीं है। ये ऐसे ख़त है कि मैं कंबर को लिख दूँ और कंबर मुझे लिख दे और वो ख़त आप मेरा पढ़ लें मैं आपका पढ़ लूँ, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होना। रीज़न ये कि जो उसको अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेलेबल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अगर वहाँ पे वो बाय वर्चू ऑफ फाइलिंग रिट पिटीशन अगर कोई, बट दिस लेटर इज अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिकॉज ही एक्चुअली कंसिडर्ड कि उनको वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स ये बात ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा था, मैंने कई प्रोग्राम में ये बात की कि अगर वो डोगर को यहाँ पे लेके आए तो वो एक रीज़न ही ये है। अब आप कहें कि वही शख्स आपको रिलीफ दे देते तो ये आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, अगर आपकी ये थॉट है या आप सोचते हैं।
तो ला यही तो इसी वजह से आज ये जो मुल्क के अंदर ना डायलमा की सिचुएशन है और लोगों के अंदर ये इंप्रेशन जा रहा है आज की स्पेशल 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये अवाम के अंदर ये जो इदारे 5 जजेस का जाने के बाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर की कोर्ट का बाइकआउट होने के बाद रावी चैन लिख रहा है, कोई बेचैनी भी लिखेगा या नहीं? देखिए चैन तो नहीं है, रावी लिखता रहे चैन, लेकिन जो पब्लिक है, जो आप हैं, जो मैं हूं, जो अवाम है, जो देख रहे हैं, उनके अंदर तो चैन नाम की कोई चीज़ नहीं, बड़ी बेचैनी है। यू थिंक कि कोई मूवमेंट चलेगी? देखिए ऑफ कोर्स आज देखिए प्रोटेस्ट जैसे इस्लामाबाद में हुआ है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकला का प्रोटेस्ट करना ठीक है कि तादाद बड़ी नहीं है, लेकिन एक साइन है कि लोगों के अंदर इस पे तशवीश है और ये काल भी यंग लॉयर्स की थी। जी हाफिज साहब, आप क्या क्या देखते हैं? आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह मामला जा रहे हैं, जिस तरह से मामला तेजी के साथ खराब हो रहे हैं, ये किसी बड़ी डेवलपमेंट का पेश खैमा है? देखिए कमर, जो जिस लेवल पे हालात पहुंचे हैं, ये वो जुडिशरी है कि जिसको पाकिस्तान के सारे वकला और पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट किया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर किया और उसके बाद 103 जजेस निकाले गए और उसके बाद ये जजेस आए और आज कोई सूबे का चीफ जस्टिस बना बैठा है और कोई पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बैठा है। तो इन 12, 14, 15 साल के अंदर अगर जुडिशल पॉलिटिक्स आई है या इस तरह की लेवल की चीजें आई हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बजाते खुद हमारी जुडिशरी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इस चीज के अंदर है कि इसको रिजॉल्व, जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बात करते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल जो है वो इंटरवेंशन नहीं आनी चाहिए। अब उसके अंदर फैसला तो इन्होंने नहीं करना है और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है और होना चाहिए। उन्हें असर्ट करना चाहिए कि मेरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या मेरी हाई कोर्ट्स के अंदर जो है इस तरह की जो चीजें हो रही हैं ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रही हैं और इससे ना सिर्फ आम आदमी जो अदालत के अंदर आता है उसकी फंक्शनिंग या उनके केसेस को नहीं सुना जा रहा, बल्कि उसके साथ साथ ये है कि वो इस सोच में पड़ गया है कि अगर जिसके सामने मैंने इंसाफ लेना है, अगर वो इस तरह आपस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स डालते हैं या पटिशंस फाइल करते हैं तो फिर जो आइन जो है आर्टिकल 37D जो है मुझे कहता है कि रियासत जो है वो आपको फौरी और सस्ता इंसाफ देगी, वो कहाँ जाएगा उस चीज के अंदर? इतना सकूत आ रही है। आप क्या समझते हैं कि इतनी खामोशी की क्या वजूहात है? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी इतनी अफरा तफरी है, इतने कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, तो इतनी सकूत के आलम की क्या वजूहात आपको नजर आती हैं? देखिए, मैं अगर आप किसी भी शख्स को आपने एनालाइज करना हो तो उसकी पर्सनैलिटी से आप उसे एनालाइज करते हैं। चीफ जस्टिस की जो पर्सनैलिटी है वो एक डिसेंट पर्सनैलिटी है या वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसके अंदर वो किसी किस्म का हेड ऑन नहीं करना चाहते, या ये है कि वो एक हम्बल आदमी है। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर उन्हें एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे बिहेव करना चाहिए, न कि या अफरीदी के तौर के ऊपर, चूंकि जिस लेवल पे चीजें डिटेरिएट कर गई हैं उसको एड्रेस करना जो है, इंस्टेंट एड्रेस करना जो है, चाहे SJC लेवल है, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेवल है या कमेटीज लेवल है, उसको एड्रेस होना चाहिए और इमीडिएट उन्हें पाकिस्तान का फुल कोर्ट बुलाना चाहिए और उसके अंदर इन चीजों को एड्रेस करके एक फॉर्म पे जाना चाहिए। जी रियासत साहब, दूसरा जी रियासत साहब से इस पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप पे आते हैं। एक सेकंड, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी जिसको आप क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं कि जी सिर्फ एक ही तरह के लोग ऐसे जजेस हैं जिनको आप आजाद मनुष्य कहते हैं और बाकी समझते हैं कि सारे कंप्रोमाइज हैं, इसको निकालने के लिए जरूरी ये है कि आपको एक 27वीं तरमीम लानी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहिए, आपको हाई कोर्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनानी चाहिए, सेपरेट जुडिशियल सिस्टम जो है कॉमन मैन के लिए होना चाहिए और जो आपके इस तरह के इश्यूज हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, पब्लिक इश्यूज हैं, ये बैल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके अलहदा जाना चाहिए, टाइम लिमिट जाना चाहिए। और तरमीम कमर जो है वो हजम नहीं हो रही है। तो हाफिज साहब 27वीं भी आप लाना चाह रहे हैं यार, 26वीं पे इस कौम को, इस मुल्क को, इस निजाम को। हम 26वीं के ख्वाब से नहीं निकले अभी, उस 26वीं के नताइज भुगत रहे हैं। आप 27वीं की बात कर रहे हैं। हाँ, एक सूरत में 27वीं काबिले कबूल है कि 27वीं ला के 26वीं खत्म कर दे तो फिर तो काबिले कबूल है। कमर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप
सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो चीफ जस्टिस की बिल्कुल मुझे अब आंसर कर लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, अगर देखें 184(3) की जो कार्रवाई है आज, ये जो डोगर साहब का ऑर्डर है, डोगर साहब का जो ऑर्डर है, इसको अगर आप इस पैराए में देखें कि ये एक जस्टिस का क्वेश्चन नहीं है, वो कितने लोगों को इंसाफ देने। सजाद अली शाह को रोका गया था। हाफिज साहब सुन लेना, हाफिज साहब आप सुन लेना प्लीज, मैंने आपको सुना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सुन ले प्लीज। नहीं वैसे कह तो वो सही रहे हैं, मैं वो उस पे बात करता हूं। देखें उस पे PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 ने किसी ब्रदर जज ने दूसरे ब्रदर जज के कभी इख्तियारात जुडिशल नहीं वापस लिए, ना कभी काम करने से रोका है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानना आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और 204 के तहत उसके नीचे A, B, C और D दिया गया कि उसके तहत प्रोसीड किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं कि ये था पब्लिक एट लार्ज का मसला, ये था पब्लिक इंटरेस्ट का मसला कि एक जस्टिस जो हजारों लोगों को बैठे इंसाफ दे रहे हैं, एक केस में हो सकता है लाखों लोगों को रिलीफ मिलता हो, तो आज ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू था। इस पे 184(3) के तहत जो कमेटी उसको लेना चाहिए था सुओ मोटो, ताकि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ना जाते। इतना बड़ा ब्लंडर है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड के जी, ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है कि कैसे ये ऑर्डर कर दिया गया है, और उस 2010 की जो जजमेंट है उसके वायलेटिव में हुआ है, तो वो सुओ मोटो लेते और इसको डिसाइड कर देते। तो मुल्क के अंदर अब जो लोगों को एक देखे ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गया, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमें इंसाफ दो, तो क्या पब्लिक एट लार्ज में ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है? ये पब्लिक एट लार्ज का मसला नहीं है? ये आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 का मामला नहीं है? Why the Supreme Court of Pakistan is kept mum and silent at this stage? और उनको वहां जाना पड़ा Because of you people. नो, आप लोग खड़े नहीं होते हैं, आप लोग मूवमेंट नहीं करते, तो देखें ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आप आवाम को बता रहे हैं हम क्या होगा, बात कर रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ये वकीलों की देखें, आप लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है, ठीक है, आप लोग कहते हैं गलत हो रहा है, आप कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गलत है, आप उन्हीं जजेस के सामने पेश होते हैं। कौंसिल ने, हाई कोर्ट बार ने रेफरेंस भी फाइल कर दिया है, आज या कल हो गया और सर कुछ क्या हुआ, क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, करना सुप्रीम कोर्ट ने। लॉयर मूवमेंट कितनी चली है सर, मुझे ये बताएं, लॉयर मूवमेंट कितनी चली है? कंबर हमने करना था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? हम तो आवाज रेज कर सकते जो हम कर रहे हैं, हमारा काम है। आप लोग भी आके फिर टेलीविजन पे सिर्फ गुफ्तगू ही होती है ना, ऑन ग्राउंड क्या चीजें हो रही हैं? आप क्या कहते हैं हम बंदूकें उठा लें? नहीं, बंदूकें नहीं उठाने। क्या इससे पहले आपने इफ्तिखार चौधरी वाला बंदूकों से लिया था फैसला? नहीं, इफ्तिखार चौधरी वाला बंदूकों से लिया था। मैं 2 दफा सेक्रेटरी था, हमने एहतजाज किया, उसमें भी लीगल रेमेडी हमने हाफिज साहब सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस सेट असाइड किया था। क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी सेट असाइड हो जाएगा। क्लोजिंग रिमार्क्स जब 97 के अंदर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को रोका गया था, तो पता करें कि उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट कौन था। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो लॉयर्स पॉलिटिक्स है वो किस तरह चलती है। फिर जब 2021 के अंदर जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज फाइज ईसा को रोका गया, तो पता करें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन था। तो फिर आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस लेवल पे चीजें क्या जाती है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो आज पिटीशंस फाइल हुई हैं वो आर्टिकल 184(3) के नीचे नहीं आई, वो आर्टिकल 199 की प्रोसीडिंग्स है, उसकी अपील जो है वो आर्टिकल 185 के नीचे आई है। तो दूसरे जो 4 ब्रदर जजेस हैं उनका क्या लोकस स्टैंडाई या ग्रीवेंस ये है कि एक अपील मैटर्स के अंदर जाके कहें कि उसके अंदर पार्टी बनते, बाद में जब अपील फाइल हो जाती वो कहते हैं कि हम भी उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। तो आप इन चीजों को उस पैराए के अंदर देखें कि जो चल रही है पिछले 4-5 साल के अंदर, उस इशू को एड्रेस करें। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की सारी जुडिशरी हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल है, जो आज आए हैं वो भी रिस्पेक्टेबल है, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में खुदारा आपस में बैठ के जो है
चौकों चौराहों के अंदर इन चीजों को न करें, अपनी जो अना है या अपनी ईगो जो है उसको बंद कमरे के अंदर बैठ के एड्रेस करें। पब्लिक इश्यूज जो नाज़रीन है ये वो तमाम बहुत ज्यादा इश्यूज जो हैं चौकों चौराहों पे नहीं होने चाहिए। जजेस साहब जो हैं, जी जी आपकी बात आगे है नाज़रीन, ये तमाम जो इश्यूज हैं इनको मिल बैठकर जो है एग्रीव्ड शख्स कोई भी हो ना किसी ऑर्डर से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जजेस ने समझा कि हम सारे एग्रीव्ड हैं ठीक। तो वो जा सकते हैं और जस्टिफाई, और इस पे इंडिया की जजमेंट भी है और पाकिस्तान की जजमेंट्स पे जिनकी रोशनी में एग्रीव्ड शख्स जो है वो पार्टी नीचे ना भी हो तो वो अपील में जा सकता है। नाज़रीन इस टाइम जो हाई कोर्ट में चल रहा है उस तमाम मामले को ज़रूरत है कि मिल बैठकर डिस्कस किया जाए, हल किया जाए, हल तलब मामला है। चीफ जस्टिस की भी पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं। ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ये पब्लिक का इंटरेस्ट शटर्ड कर रही हैं इंस्टीट्यूशन पे। सालों लग जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन बनाने पर और दिनों में वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाता है। इस वजह से इस प्रोग्राम के ज़रिए अपील है वो तमाम स्टेक होल्डर्स से जो कि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं कि इस मसले को एड्रेस किया जाए। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।